कुंवर नारायण जी पर चल रहे एकाग्र की यह 9वीं कड़ी है। इस 9वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वर्ष गत वर्ष की ही तरह हमने कुंवर जी पर एकाग्र का आयोजन किया। पिछले वर्ष 18-19 कड़ियों के निरंतर में ही ये सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। यह 9वीं और अंतिम कड़ी है कुंवर जी पर एकाग्र की। आज मित्रों हमारे साथ वरिष्ठ कथाकार नासिरा शर्मा जी जुड़ रही हैं। वे कुंवर जी की कहानियों के बाबत अपनी बात रखेंगी। एक कथाकार अपने पूर्ववर्ती कथाकार को किस रूप में देखता है, इसकी चर्चा होगी। साथ ही नासिरा जी का लगाव कविताओं से है। जब तब वे स्वयं इस विधा में भी कुछ लिखती हैं, हम इसे भी जानते हैं। ऐसे में नासिरा जी ने कुंवर जी की एक कविता का चयन भी किया है आज की इस कड़ी के लिए। वे उस कविता का भी पाठ करेंगी। और मित्रों, नासिरा जी से हमने अनुरोध किया था कि इस वर्ष चल रहे इस एकाग्र का जो अध्यक्षीय वक्तव्य है वह आपकी ओर से हो, उसकी जिम्मेदारी आप लें। इसलिए वे पूरी तन्मयता से, पूरी एकाग्रता से सभी कार्यक्रमों को देखती रहीं और जिनमें लाइव नहीं भी जोड़ पाई उसे भी बाद में देखती रहीं। तो कल तक हुए 8 कड़ियों के बाबत भी वे कुछ बातचीत करेंगे। उन्हें ये कार्यक्रम कैसे लगे, किस तरह के पाठ हुए, अलग अलग अनुशासनों के लोग आए, तो ओवरऑल जो एक समग्र परिदृश्य उभर कर आता है एक बड़े लेखक को लेकर, उस पर भी आज हम उनका अध्यक्षीय वक्तव्य सुनेंगे। मगर सर्वप्रथम कवि विचारक पर यह कार्यक्रम हो रहा है, तो कविता पर कुंवर जी की एक कविता है। कविता शीर्षक से कुंवर नारायण की एक कविता है, उसका पाठ करता हूं। छोटी सी कविता है और उसके बाद नासिरा शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। जी, कविता कुंवर जी लिखते हैं। बहुत लोकप्रिय कविता है, कई जगहों पर इसके उद्धरण आए हैं। इस कविता पर पोस्टर भी बने हैं, लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसके अर्थ लगाए हैं, इसका रचनात्मक उपयोग किया है। सुनिएगा। कविता वक्तव्य नहीं गवाह है। कविता वक्तव्य नहीं गवाह है। कभी हमारे सामने, कभी हमसे पहले, कभी हमारे बाद। कोई चाहे भी तो रोक नहीं सकता भाषा में उसका बयान। कोई चाहे भी तो रोक नहीं सकता भाषा में उसका बयान, जिसका पूरा मतलब है सच्चाई, जिसकी पूरी कोशिश है बेहतर इंसान। उसे कोई हड़बड़ी नहीं कि वह इश्तहारों की तरह चिपके। उसे कोई हड़बड़ी नहीं कि वह इश्तहारों की तरह चिपके, जुलूसों की तरह निकले, नारों की तरह लगे और चुनावों की तरह जीते। वह आदमी की भाषा में कहीं किसी तरह
जिंदा रहे बस। वह आदमी की भाषा में कहीं किसी तरह जिंदा रहे बस। कुंवर जी लगातार अपने चिंतन में कविताओं को लेकर लिखते रहे हैं। अपने कविता संकलनों में, तीसरा सप्तक के अपने वक्तव्य में, अपने विचारों में दूसरे कवियों पर लिखते हुए भी, यहां भी इस कविता के माध्यम से भी वे कई विषयों को उठाते हैं। खास तौर से यह जो मनुष्यता का पक्ष है, बेहतर इंसान होने की जो एक कोशिश है कविता की ओर से, विनम्र कोशिश, इस ओर उनका ध्यान बार बार जाता है। और उनके यहाँ ऐसी कई कविताएं हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो आइए मित्रों, आज हम सबके प्रिय रचनाकार नासरा शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं, जो इस एकाग्र की अध्यक्ष भी हैं। जी प्रणाम, हार्दिक स्वागत। हाँ, नमस्कार। जो लोग हैं और जो लोग बाद में सुनेंगे, उन सबको मेरा आदर और प्यार, और कुंवर नारायण जी की फैमिली को मेरा बहुत बहुत सादर नमस्ते। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले उर्दू का एक शेर पढ़ना चाहूँगी, जो हम लोग अपने स्कूल डेज में अपने प्यारे लेखक के लिए मजमून के ऊपर लिखा करते थे। तो ये शेर इस वक्त मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रही हूँ, बल्कि उन सब की तरफ से पढ़ रही हूँ जो लगातार इस प्रोग्राम में आके, कार्यक्रम में आके, उन्होंने कुंवर नारायण जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि, अपना प्यार और उनके काव्य पे और उनके कहानियों पे अभिव्यक्ति अपनी दी। तो शेर है, नाम किस शीरी ज़बां का आज लब पर आ गया, नुत्फ ने बोसे लिए और कैफ दिल पर छा गया। इसमें कोई समझने की कोई मुश्किल उर्दू नहीं है कि उस शख्स का नाम आज आ गया है कि दिल पर कैफ है और एक सुरूर है। तो इसके साथ जो प्रोग्राम मैंने आपका सुना अर्पण, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। ये जो काम आप कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे नई पीढ़ी जो है वो अपने जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने बहुत कुछ अच्छा दिया हम लोगों को, उनको दोहराने और सुनने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले तो आपने शुरू किया था ये प्रोग्राम प्रयाग शुक्ल के से। प्रयाग शुक्ल जो थे वो मानी बात है, सारे बुजुर्ग लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। उनके पास बहुत कुछ जमा पूंजी है, यादों की, उनकी कविताओं की, अभिव्यक्ति की। उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बातें कही शुरू में, जो मैंने नोट की हैं और उनको मैं पढ़ना चाहूँगी। उनका ये जुमला बहुत ही गहरा है। हर पीढ़ी आएगी और महसूस करेगी कि वो हमारे साथ है, यानी कुंवर नारायण जी। और उन्होंने एक बात कही कि अज्ञा जी, मुक्ति बोध और दूसरे जो शायर उस जमाने में थे, उन्होंने जीवन में लिप्त होके सब कुछ जिया है। और उसको एक्सप्लेन करते हैं वो कि विचारों में, जिंदगी में, कविता में, परिवार में। उसके बाद वो आगे कहते हैं कि जीवन और मृत्यु पे भी उनका अपना एक दर्शन था। कला और साहित्य को भी लेके एक बात थी, और ये भी खास बात उसमें से निकल के आती है कि कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। तो ये सारी खूबसूरत बातें जो हैं, जो एक पीढ़ी या अपना साथी राइटर किसी दूसरे राइटर को देता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और फिर हम लेते हैं रमेश दीक्षित जी और वंदना मिश्र को। लखनऊ के वासी हैं, तो मानी बात है कि उठना बैठना बहुत करीबी था। रमेश जी ने 3 महत्वपूर्ण कविता संग्रह पे बात की।
बहुत अच्छी बातचीत थी। और वंदना मिश्र जी ने वो कितने दोस्त आदमी थे और किस तरह से यंग लोगों के साथ बर्ताव करते थे और किस तरह से आदर सत्कार होता था, उसमें उन्होंने बात की। एक बात और रमेश दीक्षित ने बताई कि उन्होंने बताया था कि ग्वालियर घराना जो है, जिसमें आबदा बेगम उनको बहुत पसंद थी, उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि वो लखनऊ के लोग थे और बाद में ग्वालियर गए। तो सिर्फ वो यही नहीं है कि हम एक ही चीज़ पे टिके रहे, जो लोग आए वो बोले सिर्फ कविता तक नहीं, बल्कि उनकी शख्सियत के दूसरे पहलू पर भी उन्होंने नज़र डाली। इसके बाद अनिल त्रिपाठी का मैं जिक्र करूंगी। अनिल जी ने बहुत अच्छी तरह उनकी कविताओं के ऊपर बात की है, बल्कि उसको खोल खोल के हमारे सामने रखा है और बताया है कि केदारनाथ जी, रघुवीर सहाय, ये सब लोग एक तरह के उस जमाने में लिख पढ़ रहे थे। और ये जो सबसे बड़ी बात थी कि इनके अंदर जीवन की पकड़ बहुत जबरदस्त थी और वो कवि की यात्रा पर बोले और बहुत ही गहरा बोले, और जिससे मेरे ख्याल से अगर किसी को पेपर लिखना है या कुछ और जानना है तो अनिल जी की इस वीडियो को देखना ज़रूरी हो जाता है। पूनम अरोड़ा एक यंग उभरती हुई कवित्री हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। उसकी एक एक्सप्रेशन मुझे बहुत पसंद आया कि उसकी एक तस्वीर उन्होंने देखी थी कुंवर नारायण जी की, जिसमें वो खिड़की से आसमान देख रहे थे और उसने कहा कि एक विराट दूसरे विराट को देख रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत, जिसे कहते हैं, उस तस्वीर के नीचे ये लाइन भी लिखी जा सकती है। उर्मिला शिरीष जी आती हैं और वो पहले का लिखा हुआ बहुत ही सुंदर लेख पढ़ती हैं और उन्होंने अपनी पसंदीदा कहानी जो थी, जो गुड़ियों का खेल, उसका जिक्र किया और कुछ बातें जो उनको चकित करती हैं कुंवर नारायण जी का, उसका भी जिक्र उन्होंने बहुत गहराई से किया। राम गोपाल बजाज जी आए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और बहरहाल उनका अपना एक मुकाम है और सभी उनके जो लहजा था, जो अंदाज था, उससे एक अलग तरह की धड़कन और थिरकन लोगों तक पहुंची। अमिताभ श्रीवास्तव साहब ने भी बहुत सारगर्भित बातें कही और बहुत कुछ किया, जो मेरे ख्याल से नोट करने वाली बातें हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी कुछ न कुछ कर सकती है। सलीम आरिफ और लोबना सलीम जो थे, सलीम ने तो अपनी यादें, जिसे कहते हैं, पेंटिंग और ड्रामे को लेके जो थी, वो संस्मरण के रूप में बताई और बताया कि किस तरह से वो यंग लोगों को बहुत ध्यान से सुनते थे और बहुत टाइम देते थे और उनकी जो पकड़ थी वो सिनेमा पे बहुत ज़बरदस्त थी। और उन्होंने कहा कि मैं बताया कि वो 12 बजे तक लिखते थे और उसके बाद वो दूसरी जगहों पे जो कनेक्टेड था लेखन से और कला से, वहाँ पर वो जाते थे। और लोबना ने उनकी कविताएं पढ़ी और बहुत अच्छी तरह पढ़ी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारे सामने अर्पण आपने पेश करवाई, उसके लिए धन्यवाद। अब मैं जो हूँ कुंवर नारायण जी की इत्तेफाक, देखिए कि बहुत अपने वक्त का एक आदमी जो इतना महत्वपूर्ण होता है, उससे मिलने और उस तक पहुँचने का कभी कभी हिसाब किताब नहीं बैठता है। ये भी एक तरीके की दुखपूर्ण स्थिति कभी कभी हो जाती है गुजर जाने के बाद। और मिली तो मैं कई बार उनसे, लेकिन कोई भी तस्वीर उनके साथ खिंचाने की
ना मौका मिला ना जरूरत पड़ी कि मैं कहूँ कि सुनिए मैं आपके साथ तस्वीर खिंचाऊंगी, क्योंकि वो दौर जो था और उसके बाद का भी जो दौर था जिसमें इम्पोर्टेंस हो गई थी तस्वीरों की, तो भी हम लोग झिझकते थे, एक झिझक थी। उनकी कविता मैंने सुनी भी है और उनको बोलते भी सुना है। तो मैं कुछ भी कहानियों पे कहने से पहले अपनी पसंदीदा जो कविता है उसको मैं पढ़ूंगी, क्योंकि पेड़ों से मुझे बहुत लगाव है। कभी कभी डर भी पेड़ों से लगता है कि ये खामोश खड़े हैं और हमारी जिंदगी की हर चीज के राजदार हैं। ना ये हमसे भिड़ते हैं, ना ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और ना ही ये किसी और तरह की तकलीफ हमें देते हैं। और सबसे खास बात ये है कि बहुत पहले की लिखी कविता है और आज के संदर्भ में कितनी जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण हो उठती है। तो मैं कविता पाठ तो नहीं करना जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने अंदाज से अपनी पसंदीदा कविता पढ़ने चाहूंगी। एक वृक्ष की हत्या। अब की घर लौटा तो देखा वो नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना, मैला कुचैला। राइफल सी एक सूखी डाल, एक पहाड़ी पगड़ी फूलदार पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना, अपनी खाकी वर्दी में। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन, कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। ये आखिरी लाइन जो है ये बहुत ही गहरे अंदर धस जाती है। जब कुछ बनने के लिए ढेरों पेड़ काट दिए जाते हैं और उस पे बसेरा किए हुए परिंदे जो हैं वो उनके घोंसले गिर जाते हैं और बच्चे जो हैं वो वक्त से पहले खत्म हो जाते हैं और अंडे टूट जाते हैं। तो बहरहाल जो कुंवर नारायण जी थे उनकी जो जिसे कहते हैं नज़र थी वो बहुत गहरी थी। जब हम उनके कविताओं में उनके लेखन की तरफ बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वो कितनी गहराई से चीज़ों को देखते हैं। मैं बीच में कहानियों कहने से पहले अपने कुछ संस्मरण दिखाऊंगी। मैं बहुत कम मिली हूँ उनसे। एक मरतबा मैं अपने नॉवेल का हिस्सा जो है वो कहीं पढ़ रही थी, तब उन्होंने कहा था कि मैं आपकी राइटिंग को बहुत पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ आपसे मिलना बात करना। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये उन्होंने एक जुमला मुझे हौसला बढ़ाने के लिए कहा, बल्कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे पहले की पीढ़ी जो हमारे साथ भी रही उनमें कितना खुलापन था, उनका दिल कितना बड़ा था कि वो ये जुमला कहने से ज़रा भी नहीं झिझकते थे, और कितनी शिद्दत से मोहब्बत थी उस राइटिंग के लिए जो उन्हें पसंद आती थी। दूसरी मुलाकात मेरी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुई थी। वहाँ पे भी इन्होंने ये बात दोहराई और मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर भी
बहुत झिझक होती है कि मैं जाऊं और जाके दूसरों को डिस्टर्ब करूं और चेहरे पे एक ऐसा भाव देखूं जो मुझे अंदर तक परेशान कर दे। लेकिन तीसरी बार जब उन्होंने बुलाया तो मैंने तय कर लिया मैं जाऊंगी। इस आखिरी मुलाकात से पहले मैं उनके लखनऊ के घर में हो आई थी और भारती जी और उनसे खूब अच्छी बातें हुई थी, क्योंकि उस ज़माने में मेरा आना जाना जो था अपने गांव मुस्तफ़ाबाद, लखनऊ और इलाहाबाद में बहुत हो रहा था। दूसरे इनके बारे में दीपक शर्मा और परवीन शर्मा से बहुत बातें होती थी। बल्कि जिस दिन परवीन शर्मा जी ने कुछ रखा था घर पे डिनर वगैरह तो बुलाना चाहा था, लेकिन नहीं आ पाए थे कुंवर नारायण जी, क्योंकि बेटा आ रहा था बाहर से। फिर मैंने एक मर्तबा डिनर किया था किसी ओकेजन पे, तो कुंवर नारायण जी को इंडियन इंटरनेशनल सेंटर आना था तो वो नहीं आ पाए थे। लेकिन दूसरे दिन उनका फोन आया कि एक ऐसी दवा थी जो गुनोदगी ला देती है, तो मैं गुनोदगी में चला गया था और मैं नहीं आया, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये सारे मैनरिज्म जो है मैं इसलिए बता रही हूँ कि उसी से हम लोगों में कर्टेसी आई और मैं चाहती हूँ कि हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ी है इसी कर्टेसी को आगे बढ़ाए। मैं जब उनके घर गई थी तो मानी बात है, साफ लग रहा था कि उन लोग बहुत प्यार और खुलूस से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, गरम समोसे और बहुत ही मज़ेदार चाय के साथ। और वहाँ पर बहुत लंबी बात हुई, हर टॉपिक पे हुई। बिहार के मौसारी लोगों के ऊपर हुई और यूपी पे हुई और मिडिल ईस्ट पे हुई। भारती जी ने दिखाया कि इतनी डायरी भरी हुई और ये इतना पढ़ रहे हैं कि लिखेंगे कब, ये परेशानी होती है हमें, क्योंकि नोट्स तो बहुत ले रहे हैं। और उन्होंने एक बात कही भी थी जब मेरी पहली मुलाकात इनसे हुई थी कि काश नासर जी आप और पढ़ के लिखती। तो मेरा तो पहला मुठभेड़ था ईरान से और ईरान के पूरे माहौल से, तो मैं क्या पढ़ती। उस वक्त तो ये लगता था कि भाई लिख दो, जो मैं देख रही हूँ लिख दो। और दूसरी बात है, जो लोग कहते हैं कि यादों पे लिखना चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक वक्त के बाद यादें धुंधलाने लगती हैं, उसमें से निकलते होंगे हीरे, ये मैं नहीं कहती, लेकिन कुछ चीज़ों की ज़रूरत ये होती है कि वो उसी वक्त लिखी जाए। तो उसमें वो ईरान की चीज़ें आ गई। अब कोई कहे भी कि आप दूसरा नॉवेल उसी पे लिखिए यादों के सहारे, तो शायद उतनी परफेक्शन मुझ में घटनाओं को लेके नहीं आएगी, उस बारीकी में शायद जज्बात में होके आ जाए। तो एक बार तक किसी ने ये कहा भी था कि आप उनकी कहानियों पे लिखिए, लेकिन उन्होंने कहानी नहीं भेजी हमको, इनके ऊपर स्पेशल इशू आ रहा था। अच्छा, हम लोगों का फ़ोन के ऊपर लगातार बात होती रहती थी और उन्होंने बहिश्ते ज़हरा के कुछ टुकड़ों पे तो जो बात की। अजनबी जज़ीरा जब मैंने उनको पढ़ने को भेजा था इराक़ का, तो उन्होंने एक बात कही थी कि ये जो नॉवेल है, ये अंदर की भाषा है। फिर उन्होंने कहा नासिर जी याद रखिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये अंदर की भाषा है। ये ख़ास बात थी। तो वो आदमी जो विराट था, बरगद की तरह विराट था और जिसने बहुत कुछ हिंदी को दिया, हिंदी साहित्य को दिया, उसके बारे में बहुत कुछ बोला गया है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। मैं वहीं तक रहना चाहती हूँ जो मेरा मेरा अपना दायरा है, जहाँ तक मैंने उनको जाना और पहचाना और पढ़ा। चूँकि कहानियाँ बहुत कम मिली और दस्तयाब नहीं हो सकी शॉर्ट नोटिस पे भी, और एक बात ये भी है कि जो किताबें मेरे पास थीं, अफ़सोस कि मैंने उसको बहुत जल्दबाज़ी में लाइब्रेरीज़ को दे दिया और अब घर में जब काम पड़ता है तो तकलीफ़ होती है। कई कहानियों का बार-बार रिपिटिशन से ज़िक्र हुआ क्योंकि शायद वही अवेलेबल थी।
नेट पे। तो मैं कहूँगी कि जिन्होंने ये डाला है वो और भी चीज़ें डाल दें, तो फिर पढ़ने में आसानी होगी। यहाँ मैं अफ़सर कहानी का ज़िक्र करूँगी। मुझे ऐसा लगा कि इनकी 3 कहानियाँ जो मैंने पढ़ी हैं, एक अफ़सर पढ़ी है, एक आकारों के आस-पास, एक संदिग्ध चालें। मुझे ऐसा लगा है कि कहीं-कहीं पे, एग्ज़ैक्ट तो नहीं, लेकिन इनमें हरिशंकर प्रसाई वाला हास्य व्यंग है। बहुत शदीद व्यंग है और उसके साथ एक चुटकी लेने वाली कैफ़ियत भी है। जैसे ये चीज़ जो मुझे लगी एक जगह पे, ये कहानी जो आकारों के आकार है, इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा बात हुई है। उम, ये पर्शियन के राइटर हैं सादिक हिदायत। तो सादिक हिदायत की यहाँ कुछ चीज़ें बहुत ही घुमा-फिरा के कही जाती हैं। समझना बहुत आसान है, लेकिन उसके अर्थ के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल कभी-कभी हो जाता है। ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए पता नहीं क्यों मुझे सादिक हिदायत का ख़्याल आ गया, मैं नहीं जानती क्यों आया। क्योंकि जैसे मैं थोड़ा-सा पढ़ना चाहूँगी, और लोगों ने भी पढ़ा, लेकिन यहाँ मैं पढ़ना चाहूँगी। इस कमरे की 4 दीवारों से एक आंतरिकता बनती है, जिसमें सुरक्षा है और आत्मीय स्वतंत्रता। चाहे बेसुध सोता रहूं, कोई नहीं जगाएगा। चाहे संघर्ष करूं इन दीवारों से या अपने से, हो सकता है कुछ टूटे, मुझ में या मुझसे। दोनों ही दिशाओं में जो मिलेगा वो अपनी एक नई पहचान हो सकती है, या नया अवसर कि अपने को कहीं से शुरू करके कहीं भी समाप्त कर दूं। इस तरह भी जी सकता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ों को मुझे आज़माने का मौका ही ना मिले जिनसे मैं सहमत नहीं। अपने को धोखा दे सकता हूँ इस तरह कि बाहर कहीं ईश्वर की मृत्यु हो जाए। ना सूरज चमके, ना चाँद, ना तारे, और ये जन्म सिद्ध दुनिया केवल झूठ लगे। इस तरह के इतने ढेर सारे वार्तालाप जो हैं, खुद से बात करने का जो अंदाज़ है, वो सादिक हिदायत की अंधे उल्लू में मिलती है, जिसका मैंने तर्जुमा भी किया है। और बहुत सारी और कहानियाँ हैं देश-विदेश की, जो एकदम से उभर के ज़हन में आ जाती हैं। और दूसरा जो अफ़सर है, उसमें मैंने जैसे कहा कि वो उसमें इतनी चुटेली डायलॉग हैं, इतने पैतरे हैं, और किस तरह से अफ़सर हार जाता है और किस तरह से वो निकल के आता है, वो बहुत ही दिलचस्प कहानी है। और शायद इसीलिए उसको बहुत सारे लोगों ने कोट किया और बार-बार उसका ज़िक्र चलता रहा। ये जो संदिग्ध चालें हैं, इसमें मेरे पास वो कहानी फ़ोटोकॉपी की शक्ल में नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ना चाहती जहाँ मूँछों का ज़िक्र है। इतना शब्द से खूबसूरत ख़ाका जो उन्होंने खींचा है, शब्द रेखा चित्र, मूँछों का, होठों का और इरिटेशन का हल्के से, वो बहुत ही दिलचस्प है। कविताएँ एक अलग तरह से बातें करती हैं कुँवर नारायण जी की, और कहानियों में जो छुपा हुआ सामाजिक तंज़ है और एक अलग-सी कैफ़ियत है, जिसे कहते हैं लुत्फ़ लेने की, मज़ा लेने की, और उसमें एक हास्य छुपा रहता है, वो बहुत दिलचस्प होता है। तो ये 3 कहानियाँ पढ़ के जो मुझे लुत्फ़ आया और जो मुझे बहुत ही बातें अच्छी लगीं, भाषा पे मैं बोलना चाहती हूँ कि इतनी सादा और खूबसूरत भाषा और इतने अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ कि कहीं पे कोई झगड़ा नहीं, कहीं पे कोई हंगामा नहीं कि अ, जो पाठ है वो ऊपर-नीचे हो रहा है। एक बहुत ही जिसे कहते हैं एक खूबसूरत आबशार की तरह बेआवाज़ कहानियाँ जो कहानियाँ जो हैं वो एक चश्मे में बदल जाती हैं। तो ये इनकी खूबसूरती है।
और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य जो कुछ भी छोटा मोटा है उसको मैं ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से आप कुंवर नारायण जी को सुन रहे हैं और मुझसे बहुत अच्छा बोलने वाले सामने आके आपके बोले हैं, लेकिन मैं शरीक होना चाहती थी, क्योंकि कुंवर नारायण जी के लिए मेरे दिल में इज्जत, मोहब्बत और बहुत कुछ है, भारती जी के लिए है। और इसी के साथ मैं चाहूँगी कि अर्पण आ जाए तो कुछ बात एक अलग तरह से हो। जी, बहुत अच्छा लगा कि आप आई। और मित्रों, यह कितनी प्रसन्नता की बात है कि नासिरा जी समय निकाल कर इन सभी कार्यक्रमों को देखती रहीं, नोट्स लेती रहीं, और कई कार्यक्रम काफी लंबे हुए। तो ऐसे में अच्छा लगता है कि एक रचनाकार दूसरे रचनाकार को लेकर कितना संजीदा है, और जिस तरह से इन्होंने उनकी कहानियों पर बात की, कविताओं के बहाने जो एक कुंवर जी का एक सुपरिचित पक्ष है उस पर चर्चा की, पर्यावरण को लेकर, मनुष्यता को लेकर, और उसके बहाने धीमे से तंज कस देने की जो उनकी अपनी पद्धति है, जो उनका अपना एक तरीका है, जिसकी ओर इन्होंने ध्यान दिलाया। हरिशंकर परसाई की बात की और उस पर्सियन के उन लेखक की बात हुई। तो यह एक बड़ी बात है कुंवर जी जैसे शब्द साधक के रूप में, कि कैसे वे विभिन्न विधाओं में इस तरह से सक्रिय हैं। और कई बार मुझे यह भी लगता है, पूर्व में भी हमने यह बात कही है, कि आलोचना किसी हड़बड़ी में या किसी सरलीकरण में किसी लेखक के साथ नाइंसाफी भी कर जाती है। कई उग्र भाव, कई सटायर, कई तरह की और दूसरी अभिव्यक्तियां हमें उनके यहां मिलती हैं। कई व्यंग असमानता पर, भ्रष्टाचार पर, मुखौटों पर, दिखावे पर। ऐसा नहीं है, बहुत तरह की बातें हैं उनके साहित्य में। पूरे समय को, जो बात अभी नासरा जी कह रही थी कि कैसे वे जीवन को समग्रता में देखते हैं, तो अपने समय पर नजर रखना, अपनी रचनाओं को उतने ही इत्मीनान से पकने देना, और कितना निरपेक्ष होकर कुंवर जी लिखते हैं। जो बात पूर्व में भी हुई, चाहे वह कविता की बात हो, कहानी की बात हो, हर विधा में वे कैसे उसी सक्षमता के साथ उपस्थित होते हैं, मगर उसी वक्त स्वयं पर संदेह भी करते चलते हैं। कुछ और बात जोड़ना चाहें इस अवसर पर तो जोड़ें। जी जी, मुझे जितना कहना था मैंने कहा, और इतना कुछ कहा जा चुका है कि उसको रिपीट करने से मैं परहेज कर रही हूँ। इस अवसर पर साथियों, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके कुछ एक के नाम ले लूं। और कई हमारे मित्र ऐसे हैं जो लगातार हमारे साथ बने रहे, और कुछ ऐसे मित्र भी हैं जो आगे बढ़कर इन कार्यक्रमों को लेकर रुचि जगाते रहे। आज की अगर हम इस कड़ी की बात करें, तो हमारे साथ शिवदयाल जी, अतुल कुमार वर्मा जी, बंकिम जी, जयश्री पुरवार जी, मीता दास जी, चंद्रभानु प्रसाद जी, माला सिंह, अपूर्व नारायण जी, विजया सती जी, पद्मा पाटिल जी, मिथिलेश चरण चौबे जी, अनिल दीक्षित जी,
कंचना सक्सेना जी और तमाम लोग जुड़े हुए हैं। इनमें से कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने लगभग आज को अगर मिला दें तो ये सभी 9 की 9 कड़ियां जो देख चुके हैं। अच्छा लगता है कि इस तरह से जो हैं लोग अपना एक जुड़ाव महसूस करते हैं अपने लेखक को लेकर। हमारे यहाँ तो बस एक बहाना ही है कि हम आपके और उस लेखक जिस पर एकाग्र हो रहा है के बीच एक माध्यम बन सके। और उस माध्यम में जब देश दुनिया के तमाम रचनाकार जुड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं, तो एक सुखद एहसास होता है। चाहे वे रंगकर्म से जुड़े हुए लोग हों, साहित्य से जुड़े हुए लोग हों, फिल्म से जुड़े हुए लोग हों, पेंटिंग से जुड़े हुए लोग हों, तो एक साझा जो एक दायरा बनता है वह सुखद होता है। तो ये कुछ एक बातें थी और हमें लगा कि आज जिस तरह से नासिरा शर्मा जी पूरी जिस पूरी शिद्दत के साथ, चाहे जिनसे उनकी जितनी ही मुलाकातें हों, लेकिन रचनात्मक स्तर पर वे जितनी सजग हैं अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ी के लेखकों को लेकर या अपनी समकालीन और परवर्ती पीढ़ी के लेखकों को लेकर, वह एक नायाब उदाहरण भी है। एक लेखक इस तरह से जुड़ा रहता है, तैयारी भी चाहिए होती है किसी कार्यक्रम में आने के लिए, किसी औरों पर बोलने के लिए, लेकिन जब भी हम अनुरोध करते हैं नासरा जी से, वे उपस्थित होती हैं। चाहे अज्ञेय पर हो, चाहे मंजुल भगत जी पर हो, और तमाम पूर्व में भी कई ऐसे लोगों पर हमने इन्हें सुना है। तो अच्छा लगता है मित्रों। और आज यह अंतिम कड़ी है, तो आप सभी लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद कि आप लोग इस एकाग्र से पुनः जुड़ सके। पुनः इसलिए कि पिछले वर्ष भी हमने एक सुदीर्घ श्रृंखला उन पर चलाई थी, और इस वर्ष भी यह सब संभव इसलिए हो सका कि आप लोग इतने उत्साह के साथ, इतने स्नेह के साथ हमारे साथ बने रहे। तो अच्छा लगता है। और चूंकि बात कई तरह की हो ही गई है और तमाम रचनाओं पर बातें हुई, और पूर्व में भी हमने उन पर कई तरह की बात की, और इस बार भी एक खास बात यह भी रही जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि किस तरह से उनकी रचनाओं के पाठ हुए, और वे पाठ करने के लिए तमाम वरिष्ठ लोग आ सके, चाहे वे लुबना सलीम हों, चाहे स्वयं राम गोपाल बजाज जी हों, या अमिताभ श्रीवास्तव हों। तो ये सभी संग्रह में है। जनसुलभ पुस्तकालय फेसबुक पर उपलब्ध है, आप वहां देखते हैं, और यूट्यूब पर भी ये सभी कार्यक्रम सहज ही उपलब्ध है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसे अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक भेजें, स्वयं भी देखें। इसलिए भी कि जो एक पुस्तक संस्कृति है, एक जो अदब की एक बड़ी दुनिया है, उस दुनिया से लोग परिचित हो सकें। और कई बार हम कुछ लेखकों को सीमाबद्ध कर देते हैं, तो हम उससे भी बचें, और सीमाबद्ध तब करें जब हम उसकी रचनाओं को संपूर्णता में जानते समझते हों। अगर हम किसी रचनाकार को उसकी पूरी संपूर्णता में नहीं जानते समझते हैं, तो हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी सरलीकृत भाषा में उस पर बात कर सकें। यह भी एक मेरी ओर से अनुरोध रहता है। और मित्रों, चूंकि यह समापन कड़ी है, तो ऐसे में इंसानियत को लेकर, मनुष्यता को लेकर, पर्यावरण को लेकर, जीवन को लेकर, मृत्यु को लेकर तमाम कोणों से कुंवर जी पर विचार हुआ। उनके खंडकाव्य आए, उनकी कहानियां आई, उनकी कविताएं आई, निबंधों की भी बातें हुई, कुछ कम हुई मगर हुई। तो एक कविता इस अवसर पर मैं और यहाँ पर रखना चाहता हूं। वह भी एक बहुत ही प्यारी कविता है, मगर उसमें भी कहीं ना कहीं जो लेखक है उसका अपना निजी जीवन भी आता है। कुंवर नारायण सिर्फ ऐसे ही नहीं बना जाता है, उन्होंने कई
निकट से कई भयानक, कई कहिए कि असमय मौतें देखी अपने परिवार में, अपने आसपास। तो उसकी एक छोटी सी झलक इस कविता में भी है, बीमारी को लेकर। और बाकी तो खैर कई तरह की बातें हैं, प्यार को लेकर ही है पूरी कविता। उसमें कवि का बचपन भी है, उसकी दृष्टि भी है, स्वयं उसका अपना निजी अनुभव भी है। कुंवर नारायण जी में अगर इतनी करुणा है या जीवन को एक दूरी से देखने की कोशिश है या एक जिद है, तो उसके पीछे यह भी है कि वे कैसे उन तमाम दुर्घटनाओं के साक्षी होते रहे हैं, उसे बर्दाश्त करते रहे हैं। उन्होंने उन लोगों को खोया है और असमय खोया है जिनके वे बेहद करीब रहे, संवेदनात्मक स्तर पर और विचारात्मक स्तर पर भी। मैं यह कविता पढ़ता हूं, इसके बाद नासरा जी से हम फाइनल कमेंट्स लेंगे और फिर इस कड़ी को, इस एकाग्र को समाप्त करेंगे। छोटी सी कविता कुंवर जी की, जिसका टाइटल है प्यार की भाषाएं, पढ़ता हूं। मैंने मैंने कई भाषाओं में प्यार किया है। मैंने कई भाषाओं में प्यार किया है। पहला प्यार ममत्व की तुतलाती मातृभाषा में। कुछ ही वर्ष रही वह जीवन। दूसरा प्यार बहन की कोमल छाया में। दूसरा प्यार बहन की कोमल छाया में। एक सेनेटोरियम की उदासी तक। एक सेनेटोरियम की उदासी तक। फिर ना समझी की भाषा में एक लौ को पकड़ने की कोशिश में। जला बैठा था अपनी उंगलियां एक पर्दे के दूसरी तरफ। खिली धूप में खिलता गुलाब, बेचैन शब्द जिन्हें होठों पर लाना भी गुनाह था। धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे जाना, प्यार की और भी भाषाएं हैं दुनिया में, देशी विदेशी। और विश्वास किया कि प्यार की भाषा सब जगह एक ही है। लेकिन जल्दी ही जाना, लेकिन जल्दी ही जाना कि वर्जनाओं की भाषा भी एक ही है। एक से घरों में रहते हैं तरह तरह के लोग। एक से घरों में रहते हैं तरह तरह के लोग, जिनसे बनते हैं दूरियों के भूगोल। अगला प्यार भोली बिसरी यादों की ऐसी भाषा में, जिसमें शब्द नहीं होते, केवल कुछ अधमिटे अक्षर, कुछ अस्फुट ध्वनियां भर बजती हैं, जिन्हें किसी तरह जोड़कर हम बनाते हैं प्यार की भाषा। जिन्हें किसी तरह जोड़कर हम बनाते हैं प्यार की भाषा। तो कुंवर जी का यह रेंज है। उनकी हर रचना में वे कहां से शुरू करके कहां तक चले जाते हैं, किन किन भावों को एक साथ समावेशित करते चलते हैं, और उससे जो एक इकाई, एक संपूर्ण इकाई बनती है उनकी किसी रचना की, वह बेहद खास हो जाती है। तो एक बार पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद। और चलते चलते हम लोग नासरा जी के पास चलते हैं और उनका कंक्लूडिंग रिमार्क सुनते हैं, और फिर इस कड़ी को और इस एकाग्र को आज इस वर्ष यहीं पर विराम देंगे।
जी नासिरा जी। जी, काफ़ी अच्छा आपने कविता पाठ किया और जो भी प्रोग्राम चलता रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। आइंदा भी हम सुनना चाहेंगे कुछ लोगों के ऊपर और बहुत-बहुत थैंक्स बुलाने का और बोलने की इजाज़त देने का। और जो लोग मौजूद हैं, सुन रहे हैं, उनको मेरा बहुत-बहुत प्यार और आदर। जी, हार्दिक आभार, आप उपस्थित हुई। आप जब भी आती हैं अच्छा लगता है। पूरी महफिल में एक गरिमा, एक औदात, एक खास तरह का जो अभिभावकत्व है वह उपस्थित हो जाता है आपके आने भर से ही। जिस तरह से हम आपको सुनते हैं और उस भाषा में, उस कहन में जो गंगा जमुनी तहजीब हमें दिखाई पड़ती है, सचमुच आज इसकी बहुत जरूरत है। सभी को, सभी को, सभी के लिए, खास तौर से अदब की दुनिया में तो यह संस्कार, यह संस्कार और यह जो गुण है, यह जो तत्व है, वह यूं ही सलामत रहे और हम लोग आप जैसे लोगों से कुछ सीख सकें, कुछ आगे बढ़ सकें, सबको लेकर चल सकें। यही स्वयं के लिए और औरों के लिए एक शुभकामना जैसा है। बहुत बहुत आभार नासिरा जी कि आप उपस्थित हो सकी। और इसी के साथ मित्रों, आज की यह कड़ी समाप्त होती है, यह एकाग्र समाप्त होता है। फिर किसी और अ, अवसर पर शीघ्र ही किसी एक अन्य एकाग्र के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार।